हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चा कनेक्ट हो चुका है जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना। इसके रिगार्डिंग भी एक बार मैसेज ड्रॉप करें ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। शाबाश, एक बार कमेंट करके बताएं भाई। ठीक है, राधे राधे बच्चे। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना। तो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने बातचीत की थी। लास्ट सेशन में हमने किसके बारे में चर्चा की थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक क्यू आई वी आई, दैट इज द फॉर्मूला। फिर हमने कंटीन्यूअस सिस्टम के लिए पढ़ा था। तो कंटीन्यूअस सिस्टम के लिए हमारे पास क्या था? हाफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर डी टाउ, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का? होल स्पेस का। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, इसके लिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी स्फेरिकल सेल के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, क्या हमने सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी करी थी कि नहीं करी थी? मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर के लिए हमने कैलकुलेट कर ली थी? नहीं करी थी, तो मैं करवा देता हूं। क्या मैंने आप लोगों को कोई एचडब्ल्यू दिया था? एक्जेक्टली मुझे भी ध्यान नहीं है। अगर कोई एचडब्ल्यू दे रखा है तो एक बार कमेंट करके बताएं ताकि हम इसको स्टार्ट कर सके। क्लियर है? शाबाश भाई, है ना। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, एक बार सॉलिड स्फीयर के लिए कमेंट करके बताएं, लिख दीजिए कि सर सॉलिड स्फीयर के लिए एचडब्ल्यू दिया था उसको डिस्कस करना है। एक बार इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट करें ताकि मैं सेशन की शुरुआत कर सकूं। करवा दिया था मैंने सॉलिड स्फीयर के लिए सर दिया था, एचडब्ल्यू दिया था। चलो है ना, तो एचडब्ल्यू दिया था तो यहीं से अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट सेशन में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बाउंड्री कंडीशन के बारे में बातचीत करेंगे कि बाउंड्री कंडीशन कैसा है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एचडब्ल्यू का। चलो ठीक है, बाउंड्री कंडीशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नंबर दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंटीन्यूअस सिस्टम। डाइलेक्ट्रिक अगर मीडियम है और कंटीन्यूअस सिस्टम है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास दो सिस्टम है, ठीक है, जिनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आप लोगों को जो एचडब्ल्यू दिया था, देखो पीवाईक्यू भी लेके आया हूं पोलराइजेशन पर इन सब पर। ठीक है, तो ये सारे अपन एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एचडब्ल्यू दिया था उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये रहा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। और हम बात किसकी कर रहे हैं? बेसिकली हम यहाँ नॉन कंडक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। हमारे पास कैसा है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो ये हमने क्या ले लिया? एक स्फीयर ले लिया, दैट इज द स्फीयर। ये हमारे पास क्या है? एक स्फीयर है जो कि हमारे पास कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक समान है। वो कैसा है? वो एक समान है हमारे पास। ठीक है ना। ये है सेंटर, रेडियस कितना है? रेडियस r है। रो हमें गिवन है, रो हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, दैट इज द रो जो कि हमें गिवन है। अच्छा, रो को अपन क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 3q/4 पाई r की पावर 3। और q हमारे पास क्या है? टोटल चार्ज। q को हम क्या बोल रहे हैं? टोटल चार्ज। ये हमारे पास टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज प्रेजेंट है दैट इज द q। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है इसकी कि u क्या होगी, है ना। तो u कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर डी टू। ई स्क्वायर डी टू, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करते हैं? ऑल स्पेस का हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, बाहर कितनी होती है? हम बात करें इनसाइड, तो हमारे पास जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम बात करें आउटसाइड की, r दूरी पर, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो कितनी है? क्या वो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप, दैट इज द आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सिस्टम का पता है। बहुत बढ़िया, जिसने सोल्व कर लिया है बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड है। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? हाफ एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, फिर ब्रैकेट कहां से? 0 से r, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर इनटू में d2, फिर r से इंफिनिटी, r से कहां? इंफिनिटी, और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर इनटू में d2। ये हमारे पास स्फीयर है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हम यूज करेंगे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम d2 को क्या लिखते हैं भाई? r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाई, ठीक है, dr, ये हमारे पास बन गया r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाई dr। किसके अंदर? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो स्फेरिकल में क्यों यूज कर रहे हैं आपको रीजन बता दिया। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो ये वैल्यू जिसमें पुट कर देंगे, जब पुट करेंगे तो हमारे पास आया हाफ एप्सिलॉन नॉट 3 बार इंटीग्रेशन, ठीक है, e का स्क्वायर हमारे पास इनसाइड जो है रो स्क्वायर r स्क्वायर 9 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाई, ठीक है, इनटू में dr। r की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से r, कंप्लीट स्क्वायर है। फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई और थीटा की वैल्यू 0 से पाई, ठीक है ना। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमारे पास फिर दूसरा टर्म 3 बार इंटीग्रेशन फिर से हमारे पास। अब आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका स्क्वायर, यानी हमारे पास कितना आ गया? q स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r की पावर 4 इनटू में r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाई dr, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। और ये r से इंफिनिटी, फाई की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 से पाई। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो u की वैल्यू आई हाफ एप्सिलॉन नॉट हमारे पास। अब इंटीग्रेशन करते चले जाएंगे तो हमारे पास रो स्क्वायर बाई 9 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? r स्क्वायर r की पावर 4 dr, फिर क्या बचा? sin थीटा d थीटा, फिर क्या बचा? d फाई, फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई और थीटा की वैल्यू 0 से पाई, और r की वैल्यू हमारे पास 0 से कैपिटल r। फिर यहां पर जो बाहर आया वो q स्क्वायर बाई 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, बचा कितना? 1 बाई r स्क्वायर dr बचा। यहां पर कितना बचा? हमारे पास sin थीटा d थीटा बचा, और यहां पर d फाई बचा। तो फिर से फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई, थीटा की वैल्यू 0 से पाई, और ये r से इंफिनिटी, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया हाफ एप्सिलॉन नॉट, फिर रो स्क्वायर। अब रो की वैल्यू देखो हमारे पास, रो की वैल्यू हमारे पास ये 3q/4 पाई r, 3 क्यू यानी 9 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई यानी 16 पाई स्क्वायर r की पावर 6, ये ना 16 पाई स्क्वायर r की पावर 6 रो स्क्वायर इनटू में 1 बाई 9 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r की पावर पाई बाई 5 इनटू में 2 पाई। फिर
फिर हमारे पास ये रहा क्या स्क्वायर बाई 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू में इसको वैल्यू को अपन करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बताओगे, ये आ गई 1 बाई आर, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इनटू में 2 इनटू में पाई इनटू में 2 इनटू में 2 पाई, तो ये करेगा हमारे पास 4 पाई बचा, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करें तो 4 पाई से फिर कटेगा हमारे पास 4 पाई बचा है, ठीक है। फिर आर की पावर से ये कटेगा, ये क्या बचा, केवल आर बचा, 9 से 9 कटेगा हमारे पास, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या स्क्वायर 4 पाई आर, ठीक है, इनटू में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू में 1/5, फिर आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू में आर, ये आ गया हमारे पास। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई यू की बात करें तो ये आ गई क्या स्क्वायर, ठीक है, 2 इनटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू में 5, ठीक है, 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू में 5, फिर 1/2 प्लस में 1/2 इनटू में क्या अपॉन क्या स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ गया। तो कॉमन जो आ रहा है कॉमन निकाल लो, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन आ गया, 1/5 प्लस में 1, तो यू की वैल्यू कितनी होगी 5 दूनी 6 आ गया, 6 क्या स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू में 5, फिर ये कट गया 3 से ये 4 से, तो हमारे पास आ गया 3 क्या स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए क्या आएगा भाई बताओ, अगर हमारे पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता तो क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बना लो एक बार, ठीक है। ये हमारे पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर है, ठीक है, और चार्ज जब दूंगा तो चार्ज केवल कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, केवल सरफेस पर होगा, ठीक है। ये हमारे पास कैसा है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी आएगी, यू इसकी यू कितनी होगी बताओ, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए आया था वही आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल होता तो तीनों के लिए सेम है, कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, हमारे पास तीनों के लिए ये सेम है भाई, ठीक है। ये हमारे पास कैसा है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल है हमारे पास, कैसा है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, रेडियस कितना है आर है, तो चार्ज देंगे तो केवल और केवल चार्ज सरफेस पर होगा, तो इसकी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, यू की बात करें तो यू इसकी भी यही आएगी कि उसके अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या यही आया था नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए जो आया था वही आएगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली ऑन सरफेस, बिल्कुल, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है, तो सेम ही रहता है, क्लियर है क्या, बताओ भी क्लियर है क्या, क्लियर है यहां तक, आगे चलूं मैं, आगे जो है दैट इज द बाउंड्री कंडीशन। अब हम बाउंड्री कंडीशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, ये सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो बाउंड्री कंडीशन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे के अंदर वैक्यूम है, अब इमेजिनेशन करते चलना मेरे साथ, इस कमरे में क्या है, वैक्यूम है, और ऊपर इसके जिस कमरे में आप बैठे हो उसके ऊपर एक और कमरा है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, अज्यूम करो। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो इस कमरे में है, क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऊपर वाले कमरे में होगी, नहीं होगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज कर जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, यानी चेंज हो जाती है। तो यही सवाल है कि जब मीडियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, तो कौन सा कंपोनेंट उसका बदल जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, वैक्यूम से जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंजेस देखने को मिले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कितना चेंज आया उसके बारे में हम बातचीत करते हैं, ठीक है, दैट इज द बाउंड्री कंडीशन। ये सरफेस, ये तो छत है, ये बाउंड्री यानी सरफेस का काम कर रही है हमारे पास, एक कमरा नीचे इसी के ऊपर एक और कमरा होगा, इस कमरे में वैक्यूम है यानी हवा कुछ नहीं, ऊपर वाले कमरे में हमारे पास क्या पानी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वैक्यूम से जा रही है किधर, हमारे पास वाटर के अंदर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है क्या उसमें कोई चेंज आएगा, बिल्कुल उसमें चेंज आएगा भाई, तो कितना चेंज आएगा, क्योंकि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में चेंज होता है, तो कितना चेंज आएगा उसके बारे में बातचीत करनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बदलाव आता है, बिल्कुल आता है, कितना बदलाव आएगा वही हम देखेंगे, उसी को बाउंड्री कंडीशन में पढ़ेंगे, दैट इज द बाउंड्री कंडीशन। कार में बैठे हैं और कार पर बिजली गिरे तो हम कुछ भी नहीं होगा भाई तुम्हें, अगर कंडक्टर को तुमने टच नहीं कर रखा, अर्थिंग ना बने, अगर तुम बिल्कुल वैक्यूम में हो, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे चारों तरफ कंडक्टर है और उसके अंदर आओ तो आप सेफ हो, आपके बचने के चांसेस ज्यादा हैं। बिजली गिरेगी, गिरते ही क्या करेगी, जो कंडक्टर है उसके सरफेस से फ्लो करके अर्थ में चली जाएगी, तो आपका बचाव हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। चलो मैं कहा था, मैं वहीं आ जाता हूँ, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, बाउंड्री कंडीशन बता रहा था। तो यहाँ पर जो छत है इसको हम बाउंड्री बोलते हैं, दैट इज द बाउंड्री, दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है जो दो मीडियम को अलग करे, ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को अलग करे। तो यहाँ पर जो छत है हमारे पास यही बाउंड्री कहलाएगी, ये बाउंड्री है, यानी ये बाउंड्री है, सरफेस है, ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को अलग करता है, इसे हम इंटरफेस भी कहते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस देखने को मिलता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी चेंजेस देखने को मिलता है, पोलराइजेशन में भी हमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो कौन सा कंपोनेंट है जो बदलता है उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बातचीत कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पहला बाउंड्री कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किसके लिए, हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए बाउंड्री कंडीशन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास सरफेस है, दैट इज द सरफेस जो दो मीडियम को अलग करता है। इस सरफेस पे एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल डाल दिया सरफेस पे, ये हमारे पास क्या सरफेस के नॉर्मल है, दैट इज द नॉर्मल सरफेस के, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, अगर हम डी की बात करें तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ ई, और एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब हमारे पास मीडियम क्या है, दो मीडियम है, एक मीडियम ये है, मीडियम हमारे पास एक ये है और एक मीडियम ये, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले मीडियम से आ रही है हमारे पास, इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेते हैं, हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है d1, तो फर्स्ट मीडियम में है, तो ये सरफेस पे गिरता है, गिर के ये निकल जाता है सेकंड मीडियम के अंदर। तो कितने एंगल पर गिरा, θ1 पर, कितने से बाहर निकला, θ2, अलग अलग एंगल पर निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जाना कैसे चाहिए था, अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक जो डिस्प्लेसमेंट
ये डायरेक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो गई। क्योंकि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी एक मीडियम से दूसरे, अब याद करो कि जब लाइट हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की रफ्तार क्या हो जाती है, चेंज होती है, और लाइट अपनी डायरेक्शन को भी बदल लेती है। आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स के अंदर, लाइट अपनी डायरेक्शन को बदल लेती है। लाइट है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट है वो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब उस लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपनी डायरेक्शन बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। क्या उसकी रफ्तार बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। आप समझ रहे हो ना, तो वैसा ही कुछ खेल यहाँ पर हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जानी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था जाना अलग डायरेक्शन में चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गया, शिफ्ट हो गया, डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम से हम जा रहे हैं, बेसिकली उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अपने को उस पर जाना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस पर चार्ज प्रेजेंट है, सिग्मा एफ, फ्री चार्ज डेंसिटी। इस सरफेस पर जो छत है आपकी, उस पर चार्ज प्रेजेंट है, छत पर हो सकता है चार्ज, हो भी सकता है ना भी। आप समझ रहे हो, तो कहते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो जो इसमें बदलाव आता है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो इसमें जो चेंज आता है वो कितना आता है हमारे पास, इसके अंदर जो चेंज आता है दैट इज द d2n माइनस, ऐसे लिखो d2 परपेंडिकुलर, n की जगह परपेंडिकुलर लिखो, d1n परपेंडिकुलर किसके बराबर, सिग्मा फ्री के बराबर, इसके बराबर होती है। ये हमारे पास कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। अब d1 परपेंडिकुलर क्या है भाई, इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सरफेस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, जैसे ये हमारे पास है, तो d1 के दो कंपोनेंट बने, एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, दूसरा एक कंपोनेंट इधर आएगा जो किधर आया, सरफेस के पैरेलल। क्या आया, सरफेस के पैरेलल। इसी तरीके से d2 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे भाई, एक सरफेस के क्या कहते हैं पैरेलल, यानी d2 पैरेलल, और एक सरफेस के परपेंडिकुलर, ये बन गया d2 परपेंडिकुलर। अब आता है कि d1 पैरेलल किसके बराबर होगा, अगर मैं d1 पैरेलल की बात करूं यहां पर, तो कंपोनेंट लेके लिख लूं ना भाई, d1 cos ऑफ थीटा 1, यहां पर पैरेलल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, यानी d1 sin ऑफ थीटा 1। ठीक है, d1 sin ऑफ थीटा 1। तो इसी तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूं भाई, ये d2 के, तो d2 हमारे पास क्या बनेगा, d2 cos ऑफ थीटा 2, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट d2 sin ऑफ थीटा 2, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम जा रहे हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास जो है, ये जो सरफेस है, जो बाउंड्री है, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस, इंटरफेस यानी वो सरफेस, वो बाउंड्री जो दो मीडियम को डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसमें बदलाव आता है भाई, यानी d1, यानी जो इस d का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो यहां पर अलग है और यहां पर अलग है। तो नेट चेंजेस कितना देखने को मिलता है, इतना देखने को मिलता है। सिग्मा क्या है, फ्री चार्ज है, फ्री का मतलब जो बाहर से दिया गया चार्ज है वो, दैट इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। अब हम बात करते हैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन के लिए। बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन किसके निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर निकाल रहे हैं। ध्यान से देखना, ये वही मीडियम हो गया हमारे पास, फिर से दो मीडियम हो गए, एक मीडियम फर्स्ट और एक मीडियम सेकंड। ये है मीडियम हमारे पास फर्स्ट और ये है मीडियम हमारे पास सेकंड। अलग अलग मीडियम है ना भाई, तो एप्सिलॉन की वैल्यू भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डाला नॉर्मल, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल में, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब वो सरफेस जो दो मीडियम को अलग करता है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, एक इस वाले मीडियम में, तो दूसरे मीडियम में जाती है तो डायरेक्शन भी बदलेगी, तो ये आ गया E2। ये जो एंगल है दैट इज द थीटा 1 और ये वाला जो एंगल बना दैट इज द थीटा 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे हमारे पास, फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हुआ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हुआ, यानी ये बना E1 परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बना। ठीक है, चलो ये रहा एक कंपोनेंट, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो सरफेस के, एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर, एक सरफेस के अलोंग। तो ये हमारे पास है E1 परपेंडिकुलर, किसके बराबर होगा भाई, E1 cos ऑफ थीटा 1। इसी तरीके से सरफेस के अलोंग होगा, यानी E1 पैरेलल किसके बराबर होगा, E1 sin ऑफ थीटा 1। इसी तरीके से दो कंपोनेंट हमें इसके देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो ये बनेगा सेकंड मीडियम में जो है, और एक ये बनेगा। तो ये हमारे पास क्या बना, E2 परपेंडिकुलर, तो ये आया E2 cos ऑफ थीटा 2, और ये हमारे पास आया E2 पैरेलल, ये किसके बराबर आया, E2 sin ऑफ थीटा 2। ठीक है, अब क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें बदलाव आता है। ये कहां से पता चल रहा है, यहां से भी पता चल रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, वो चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। देखो ये रहा, इस रिलेशन से बता सकते हैं। लेकिन कमाल की बात ये है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, यानी सरफेस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता, वो सेम रहता है। यानी E2 पैरेलल बराबर E1 पैरेलल, यानी सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का, सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट है, सरफेस के अलोंग जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो नहीं बदलता, लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें हमें चेंज देखने को मिलते हैं। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बदलता है, सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो नहीं बदलता है। तो इस वजह से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो नेट चेंज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बदलता है और हमारे पास जो पैरेलल कंपोनेंट है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। दैट इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से हम बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर नंबर 3 पोलराइजेशन। बाउंड्री कंडीशन फॉर पोलराइजेशन। ठीक है, अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बदल रही है, तो पोलराइजेशन में भी तो चेंज आएगा भाई, क्योंकि पोलराइजेशन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनलिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनलिटी में। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदली, तो उस रीजन का जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन का मतलब जो नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा वो भी चेंज होगा, है ना। तो वो कितना चेंज होगा वो हम बात कर रहे हैं, दैट इज द नॉर्मल। ये हमारे पास है मीडियम नंबर सेकंड, ये हमारे पास है मीडियम नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन R2 की वैल्यू अलग होगी, एप्सिलॉन R1 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्योंकि अलग अलग मीडियम में वैल्यूज अलग अलग होंगी। सेम यहाँ पर भी अलग अलग मीडियम में ये वैल्यूज हमारे पास अलग अलग होती हैं। ठीक है, क्लियर है, चलो लिख देते हैं ना। अब हमारे पास पोलराइजेशन है P1, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कितना चेंजेस आएगा उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये रहा P2, ये जो एंगल है दैट इज द थीटा 1 और ये वाला जो एंगल है दैट इज द थीटा 2। तो P1 के हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए, एक तो ये बना
एक तो ये बना हमारे पास P1 परपेंडिकुलर और एक हमारे पास ये बना भाई P1 पैरेलल, ठीक है, P1 परपेंडिकुलर और एक P1 पैरेलल। इसी तरीके से P2 के दो कंपोनेंट बने, एक हमारे पास ये बना और एक हमारे पास ये बना। ये हमारे पास क्या बना P2 पैरेलल और ये बना हमारे पास P2 परपेंडिकुलर, ठीक है, P2 परपेंडिकुलर।
तो ये लो P1 परपेंडिकुलर, तो हमारे पास क्या आएगा P1 cos ऑफ थीटा 1, P1 cos ऑफ थीटा 1, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गया P1 sin ऑफ थीटा 1, ठीक है। इसी तरह P2 से ये रहा हमारे पास P2, P2 साइन ऑफ थीटा 2, और ये आ गया हमारे पास P2 cos ऑफ थीटा 2। तो ये क्या कहता है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है पोलराइजेशन का, उसमें हमें बदलाव देखने को मिलता है, यानी P2 परपेंडिकुलर माइनस P1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा बी, यानी सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। ये हमारे पास दैट इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर, ठीक है। और ये इस पर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज द सिग्मा बी, यानी बाउंड सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी जो भी होगी वो, ये हमारे पास। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है क्या? क्या बस कमेंट करके बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? अब आखिरी बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, नंबर 4 बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन फॉर कंडक्टर इलेक्ट्रिक इंटरफेस, बाउंड्री कंडीशन कंडीशन फॉर कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, ठीक है। इस पर गेट के अंदर एक बहुत अच्छा सवाल आया है इस कंडीशन पर ही, ठीक है, वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंटरफेस है भाई। एक हमने कंडक्टिंग, यानी अब यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, एक मीडियम कैसा है, कंडक्टिंग मीडियम है हमारे पास। ये कैसा मीडियम लिया हमने, कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है। और ऊपर हमारे पास कैसा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एक कंडक्टिंग है और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है भाई। क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, क्लियर है। और ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है भाई डी, ये
रहा d1, ठीक है, एंगल कितना है थीटा। तो अब ये चेंज हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ये कितना चला गया d2, d2, और ये वाला एंगल कितना है हमारे पास थीटा। अब d2 के दो कंपोनेंट बने, अगर ध्यान से देखोगे तो एक हमारे पास ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट होगा इधर, और एक हमारे पास ये होगा। अब d1 की बात करें, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, है ना। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या मिलेगा, एक तरीके से 0 ही मिलेगा। यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हमारे पास सर्वाइव करेगा, यानी इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होती है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हमारे पास इस रीजन में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, केवल सेकंड वाले मीडियम में सर्वाइव करेगा। यानी कि हम यहां पर जो लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, d2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा फ्री। अरे पहली वाली बाउंड्री कंडीशन लगा दी भाई, फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली भाई, ठीक है, क्योंकि इस रीजन, क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम है भाई, इसके अंदर तो सर्वाइव करेगा ही नहीं, ये कंडक्ट सर्वाइव करेगा इस वाले मीडियम में करेगा। तो इस वाले मीडियम में करेगा तो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये बना हमारे पास d2 परपेंडिकुलर, और एक हमारे पास ये बना d2 पैरेलल। तो पैरेलल कितना होगा, d2 sin ऑफ थीटा 2, और ये हमारे पास कितना है, ये आया d2 cos ऑफ थीटा 2, यानी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है d2 का वो सिग्मा फ्री के बराबर होगा। इस पर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज द सिग्मा फ्री, जो भी होगा। इस मीडियम में पोलराइजेशन होगा ही होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सर्वाइव नहीं करती कोई बात। ये सर बच्चे हुए पीवाईक्यू से पूछेंगे ना, हम पीवाईक्यू आज में लेके आए भाई, करवाऊंगा। ये बाउंड्री कंडीशंस है, ठीक है, ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को पहले करवा देता हूं, फिर अपन पीवाईक्यू के बारे में बातचीत करेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है। इस पर एक आधा सवाल करवा देता हूं मैं। ये रहा हमारे पास, न्यूमेरिकल, ठीक है, ये रहा न्यूमेरिकल। पहला सवाल जो है वो ये कहता क्या है, अज्यूम दैट assume that z is equal to 0, ठीक है, ठीक है, plane is the interface between z is equal to 0 पे क्या है, plane is the interface is the interface between two linear between two linear, ठीक है, linear and homogeneous, linear and homogeneous dielectric C figure, ठीक है, C figure, the relative permittivities are epsilon r is equal to 5, ठीक है, z is greater than 0 and epsilon r is equal to 4 z is less than 0, ठीक है। the electric field in the region z is greater than 0 is E1 is equal to 3 I cap minus 5 j cap plus 4 k cap, kV by m, ठीक है। if there are no free charges, if there are no free charges on the interface, the electric field in the region, ठीक है, z is less than 0 is given by क्या होगी, पहला ऑप्शन ये रहा भाई,
E2 इज इक्वल टू 3/4 आई कैप माइनस 5/4 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, के वी बाई एम। ऑप्शन बी E2 इज इक्वल टू हमारे पास 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप, के कैप, ये है ऑप्शन सी E2 इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप, के वी बाई एम। ऑप्शन डी E2 इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, के वी बाई एम। ये आपके पास है। आप लोगों को सबसे पहले करना, मैक्सिमम टाइम दिया, बाउंड्री कंडीशन लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, करने की कोशिश करोगे, फिर मैं कराऊंगा, आप कहीं ना कहीं एरर करोगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा, है ना, बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है, करो एक बार। अरे भाई इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? जोधपुर एमएससी एमटेक कोर्स, ठीक है। डू आई कंटिन्यू 4th ईयर ऑफ बीएससी अंडर नैप और ड्रॉप, प्लीज रिप्लाई। या देखो यार, कर सकते हो 4 ईयर का भी, 4 ईयर का कर लो, साथ के साथ चलता रहेगा, प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो भाई, आप ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हो, तो वो भी पढ़ सकते हो। देखो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो देवन भाई, है ना। देखो 4 ईयर का कर लोगे, देखो ईयर खराब नहीं होगी, और तो कुछ नहीं है, ईयर आपकी खराब नहीं होगी अगर आप कंटिन्यू मैनर में अभी हैं, अभी 4th ईयर में आप आए हैं बीएससी, है ना, तो आप कर सकते हो, आपकी ईयर खराब नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी आप जैम की प्रिपरेशन कर ही रहे हो, जैम की प्रिपरेशन कर ही रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे आपने बताया कि आपका शायद आपका हो गया है एमएससी में, अभी आपने मैसेज किया था, अगर आपको जाना है तो वहां जा सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो, इसमें यार मैं ऐसा कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, डिग्री मिलनी चाहिए, डिग्री मांगता है बस मेन तो, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, कहता क्या है, अज्यूम दैट z इक्वल टू 0, प्लेन इज द इंटरफेस। अज्यूम दैट z इक्वल टू 0 पर एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन इज द इंटरफेस बिटवीन टू लीनियर एंड होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। फिगर मैंने नहीं बनाई, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं। हमारे पास ये है, ये एक प्लेन है, ये रहा, और ये प्लेन z इक्वल टू 0 पर है, जो गिवन है वो मैं बता देता हूं, ये रहा। और ये जो प्लेन है xy प्लेन है, xy प्लेन के अंदर ये हमारे पास जो बाउंड्री है वो है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मान लो भाई हमारे पास, ये है नॉर्मल, ठीक है, ये फिगर हो गई एक तरीके से। Assume that z is equal to 0, plane is the interface between the two linear and homogeneous dielectrics, ठीक है। The relative permittivity as, ठीक है, z is greater than, यानी ये जो मीडियम है हमारे पास, दो मीडियम बनेंगे, एक मीडियम ये बनेगा हमारे पास, ठीक है, और एक मीडियम ये बनेगा, ठीक है हमारे पास। तो ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, ऐसे बोल लेते हैं हमारे, ठीक है, क्लियर है। या उल्टा बोल भाई, बात वही है ना, इसको मीडियम फर्स्ट बोलो, इसको चलो, इसको मीडियम फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया। इस मीडियम के अंदर हमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन है, इस मीडियम पे कितनी है 5, z इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि रीजन z इज ग्रेटर देन का है, ये रीजन z इज लेस देन का है, हमारे पास इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। z इज लेस देन, तो यानी इस वाले मीडियम में एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, दैट इज द 4, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। इफ देयर आर नो फ्री चार्जेस ऑन द इंटरफेस, इंटरफेस पे कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, यानी सिग्मा f की वैल्यू क्या है 0 के बराबर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन z इज ग्रेटर देन 0, यानी इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमें इस रीजन में पता है, एक रीजन में हमें पता है, ठीक है, और हमें एक रीजन में पता है और दूसरे रीजन के अंदर हमें निकालना है, ठीक है, हमें दूसरे रीजन में हमें निकालना है। तो इस तरीके से ये हमें दे रखी है बेसिकली, ये हमारे पास ऐसे होगी, ठीक है, ये ऐसे होगी, या फिर ऐसे मान लो, इस तरीके से आपको समझाने के लिए ये ऐसे होगी। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पता है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हमें निकालना है, जस्ट समझने के लिए ना, ठीक है। अगर मैं आपको आप लोगों को एक बात समझाने की कोशिश करूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पॉजिटिव z डायरेक्शन में जा रही है, यानी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाओगे ना E1 का, बेसिकली आपको समझने के लिए, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये हमारे पास ऐसे जा रहा है, इसको E1 बोल दिया, बोलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये E1 ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से से, इस मीडियम से, ये है E2 से E1 जा रहा है, तो ये एंगल हमारे पास कुछ और बनेगा, θ1 बोलेंगे, इसको θ2 बोल देंगे। E2 से E1 जा रहा है, इससे पहले हम E1 से E2 पढ़ते थे, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर नहीं पड़ेगा इस केस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, पॉजिटिव z डायरेक्शन में जा रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये कोई डायरेक्शन होगी, इस तरीके से हमारे पास जा रही है E1 और E2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कौन सी निकालनी है, E2 निकालनी है, E2 निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे बाउंड्री कंडीशन पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, बाउंड्री कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बाउंड्री कंडीशन
बाउंड्री कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए अपन जब बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं तो हमारे पास क्या होती है भाई बताओ? बाउंड्री कंडीशन और क्या दे रखा है हमें? हमें ये कह रहा है कि सिग्मा f 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? d2 परपेंडिकुलर बराबर d1 परपेंडिकुलर बराबर होंगे। अरे भाई इसमें वैल्यू पुट कर दो ना, ये रहा सिग्मा f 0 है तो d2 परपेंडिकुलर d1 परपेंडिकुलर क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैंने बराबर रख दिया। मुझे एक बात बताओ, d किसके बराबर लिखते हैं? एप्सिलॉन ऑफ e, यही तो हम लिखते हैं। लेकिन मुझे यहाँ क्या लिखना है? d2 परपेंडिकुलर, तो ये क्या बनेगा? एप्सिलॉन e2 परपेंडिकुलर। भाई वही तो कंपोनेंट लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? यहाँ पर लिखूंगा मैं इस मीडियम के अंदर, तो यानी एप्सिलॉन 2 e2 परपेंडिकुलर, यहाँ पर एप्सिलॉन 1 e1 परपेंडिकुलर। अब एप्सिलॉन 2 किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 या e2 परपेंडिकुलर। ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 e1 परपेंडिकुलर। ये बना के नहीं बना, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कर दिया, तो एप्सिलॉन r2 e2 परपेंडिकुलर बराबर एप्सिलॉन r1 e1 परपेंडिकुलर। अरे बना के नहीं बना, ये बन गया। अब एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू पता है, ये एप्सिलॉन 1 है हमारे पास, इसको एप्सिलॉन 1 बोल देंगे और ये हमारे पास एप्सिलॉन 2 बन जाएगा। अरे बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है। ये जो शीट दे रखी है कौन से प्लेन में है? xy प्लेन में। ये शीट कौन से प्लेन में? xy प्लेन के अंदर। और e2 की e1 की वैल्यू हमारे पास ये रहा xy। ये क्या बना? पैरेलल कंपोनेंट, ये क्या बना? परपेंडिकुलर, यानी e1 के दो कंपोनेंट बनेंगे यहां से भाई, यहां से e1 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो e1 का ये कंपोनेंट कितना है? परपेंडिकुलर, यानी z एक्सिस के अलोंग कितना? केवल 4k। यहां पे हमारे पास क्या बनेगा? e1 पैरेलल कंपोनेंट होगा क्या? xy प्लेन में जो कंपोनेंट होगा, xy प्लेन में क्या है हमारे पास? 3i - 5j कर दिया गया, तो ये पैरेलल परपेंडिकुलर। अब इसी तरीके से e2, क्योंकि e2 निकालना है ना भाई हमें, e2 निकालना है, तो e2 निकालने के लिए इसके भी दो कंपोनेंट होंगे ना हमारे पास, एक तो ये बनेगा e2 परपेंडिकुलर और एक ये बनेगा e2 पैरेलल। हमें पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा इस कंडीशन से, तो हमारे पास e2 परपेंडिकुलर, तो e2 परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन r1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r2 इनटू में e1 परपेंडिकुलर। तो यहां पर हमने रखा भाई, तो हमारे पास आया e2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन r1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये रही 5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r2 की वैल्यू कितनी है? 4 इनटू में परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? 4k कैप, तो 4 से 4 कट गया, तो e2 परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 5k कैप, एक कंपोनेंट है। दूसरा हमें कौन सा निकालना है? बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन क्या लगा देंगे? बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे। तो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो मुझे एक बात बताओ, d2 पैरेलल किसके बराबर होगा? e1 पैरेलल के, तो हमें e2 चाहिए और पैरेलल कंपोनेंट क्या है हमारे पास? ये रहा, क्योंकि जो पैरेलल कंपोनेंट है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो ये आया 3i कैप माइनस 5j कैप, क्या आ गया? तो ये हमारे पास कौन सा आ गया? ये आया पैरेलल परपेंडिकुलर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड e2 कितना हो गया हमारे पास? e2 की बात करें तो वो आया 3i - 5j प्लस 5k, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड e2। ठीक है, 3i - 5j प्लस 5k, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है क्या भाई? हाँ ना, समझ में आया कैसे निकालना है? ये क्लियर हुआ भाई? परपेंडिकुलर कंपोनेंट में चेंज होगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा भाई, क्योंकि उसका हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, तो वहां से हमें पता चल जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, तो ये रहेगा भाई। यहाँ तक क्लियर है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रही हो। ठीक है, यस सर, चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगला सवाल ये रहा, ये जैम 2024 में सवाल आया हुआ था, अभी अपन ने कराया, थोड़ा सा फर्क हो गया, बस चेंज हो गया, हल्का सा क्वेश्चन में चेंज हो गया। कहता है द प्लेन z = 0 separates two linear dielectric medium with relative permittivities epsilon r1 4 epsilon r2 3 respectively. There is no free charge at the interface. If the electric field in the medium first is this, then the displacement vector d2 in the medium second, यानी displacement vector आपको बताना है और आपको गिवन क्या है? गिवन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है भाई। आपको क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपको निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको निकालना है। ठीक है, करो भाई। आपको पिछले सवाल का डी ऑप्शन था, कितने लोगों ने सही जवाब दिया वो देख लेते हैं। ठीक है, दिव्यांशु, प्रियंका, राजू, ठीक है, इन्होंने सही जवाब दिया। इस बार फिर से लो, 2 मिनट का टाइम दिया है, थोड़ा सा विचार करो, सवाल जो है हो जाएगा आप लोगों से। करो भाई, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, पिछले जैसा ही है। इस पिछले बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 पूछा था, इसमें D2 पूछ लिया, तो क्या हम E2 निकाल सकते हैं? E2 निकाल लो ना भाई, E2 निकल जाएगा तो D2 निकल जाएगा यार। अरे यार तुम समझे ही नहीं मेरी बात को भाई, तुम समझे ही नहीं।
मुझे एक बात बताओ भाई, सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, डी और ई के बीच में रिलेशन है हमारे पास, डी वन अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन ऑफ ई वन लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, दैट इज द डी वन। ये हमारे पास डी वन आ गया, ठीक है। तो डी वन अपने पास ही हो गया, तो डी वन अपने को लिखना है, तो डी वन अपन कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन, अब वो जो मीडियम होगा वो भाई हमारे पास जिस मीडियम में होगा वही तो, ये तो है, ये हमारे पास इंटरफेस है, दोबारा से बना लो, ये इंटरफेस है, ठीक है ना, ये है, ठीक है। z इज इक्वल टू 0 पर, z इज इक्वल टू 0, ये क्या है, इंटरफेस है, इंटरफेस, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास E2 और ये E1 ऐसे बन गए, z इज ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन R1, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है, दैट इज द 4, ये हमारे पास z इज लेस देन 0, तो यहाँ पर जो हमें दे रखी है एप्सिलॉन R2, ये कितनी दे रखी है 3, ये हमें 3 दे रखी है भाई। देयर इज नो फ्री चार्ज इन द इंटरफेस, यानी सिग्मा एफ हमारे पास क्या है, 0 है, कोई फ्री चार्ज नहीं है एट द इलेक्ट्रिक मीडियम, यानी E1 और E2। क्या मैं, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं E2 निकाल सकता हूँ, E2 निकल गया तो मैं D2 निकाल सकता हूँ, है ना भाई, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने सी ऑप्शन बताया। तो क्या मैं E2 निकाल सकता हूँ, E2 निकाल सकता हूँ, तो E2 निकाल सकता हूँ, तो E2 का कौन सा कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं आता है, E2 का जो पैरेलल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो हमारे पास E2 पैरेलल, यानी ये जो इंटरफेस है कौन से प्लेन में दे रखा है, ये XY प्लेन में है हमारे पास इंटरफेस, कौन से प्लेन में, XY प्लेन, यानी 3x कैप प्लस 2y कैप में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 3x कैप प्लस 2y कैप, ये आ गया, समझ गए ना भाई। E2 के दो कंपोनेंट होंगे, अरे भाई E2 के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये हमारे पास कौन सा है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, E1 परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या है, E1 पैरेलल, तो पैरेलल कंपोनेंट कितना है 3x कैप प्लस 2y कैप, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है हमारे पास 4z कैप, क्योंकि ये z कैप है, ठीक है, 4z कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E2 में तो कोई बदलाव नहीं आया। अब हमें क्या चाहिए भाई, अब देखो E2 चाहिए ना, E2 का परपेंडिकुलर चाहिए, एक कंपोनेंट ये बना, एक कंपोनेंट ये बना, ये तो हमारे पास E2 पैरेलल हो गया और ये हमारे पास E2 परपेंडिकुलर हो गया। E2 परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगा मैं, D से निकालूंगा भाई, D से निकालूंगा ना, सीधी सी बात है, D से निकालूंगा, यानी D2 यहाँ पे अब देखो सिग्मा फ्री क्या है, 0 है, सिग्मा फ्री 0, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ यहाँ से D2 परपेंडिकुलर माइनस में इज इक्वल टू D1 परपेंडिकुलर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो D2 परपेंडिकुलर अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 इनटू में E1 परपेंडिकुलर, तो D2 परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास यहाँ से, और ऐसे भी निकालो, चलो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ना, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यानी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 E2 परपेंडिकुलर, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 E1 परपेंडिकुलर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कर दिया, तो हमारे पास E2 परपेंडिकुलर कितना है, एप्सिलॉन R1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R2 इनटू में E1 परपेंडिकुलर, तो यानी E2 परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, और ये कितनी है 3 है, तो 4/3 इनटू में E1 परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4z कैप, 4z कैप, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास कितना है, E2 है, तो E2 परपेंडिकुलर कितना आ गया 16/3 z कैप, ये आ गया। तो नेट E2 कितना हुआ, E2, तो एक पैरेलल कंपोनेंट ये रहा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये रहा, तो हमारे पास आया 3x कैप प्लस 2y कैप प्लस में 16/3 z कैप, ये आ गया E2। लेकिन हमें निकालना क्या है, D2, तो D2 हमारे पास क्या होता है बताओ भाई, एप्सिलॉन E2 और E2, यही फॉर्मूला है, तो D2 हमें निकालना है, और ये वैल्यू कितनी हुई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 इनटू में E2, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास कितने बन गए, ये है 3, ये कितना है 3 इनटू में E2 की वैल्यू हमें निकाली 3x कैप 2y कैप प्लस 16/3 3z कैप, तो ये हमारे पास कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट 9x कैप, फिर आ गया 6y कैप 16z कैप, दैट इज द D। नाइन एक्स कैप 6y कैप 16z कैप, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर। तो भाई ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है। सिंपल, कूल, रितु और अमन, टॉप 3 हमारे पास ये है, टॉप 3 का नाम लूंगा भाई मैं खाली, ठीक है, क्लियर है क्या। एक सवाल दूंगा इसमें HW, वो आपको करके लाना है सर, अगर क्वेश्चन में z इक्वल टू 0 की जगह पर z की वैल्यू हो तो भी कोई तब भी कोई ऐसा बदलाव नहीं आएगा भाई, इंटरफेस है ना, z की जगह 1 पोजीशन पे कर दो तो मीडियम तो वही रहेगा, मीडियम में तो चेंज आएगा वो आएगा। इंटरफेस है ना बच्चे, ऐसा कुछ में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, शिफ्ट ही तो कर दिया यार, सरफेस को शिफ्ट कर दिया, नॉर्मल समझो ना,
पानी का लेवल यहाँ था वहां कर दिया, उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंटीन्यूअस सिस्टम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैलकुलेट करनी हो किसी भी सिस्टम के, तो हम कैसे निकालेंगे? हाफ डी डॉट ई डी टाउ इंटीग्रेशन ऑल स्पेस, ये फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए तो। अगर हमें किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ जाए? अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ जाए, अगर मीडियम डाइलेक्ट्रिक है तो हम ऐसे निकालेंगे, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता होना चाहिए। अगर वैक्यूम होता, मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए फॉर्मूला है, हमें कहता है इन वैक्यूम, केवल वैक्यूम में आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो वैक्यूम में डी को अपन क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट ई, क्योंकि वैक्यूम में एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और वैक्यूम के लिए जब हम वैक्यूम की बात करते हैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो एप्सिलॉन को हम क्या बोल देते हैं? एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली डी हमारे पास क्या होता है? एप्सिलॉन ई के बराबर होता है, लेकिन वैक्यूम के केस में हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई बन जाता है। और जब ये वैल्यू उठाकर मैं इस फॉर्मूले में रखता हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हमारे पास आ जाता है, फिर ये हमारे पास आ जाता है ऑल स्पेस के लिए, क्योंकि हम वैक्यूम में कैलकुलेट कर रहे हैं, वैक्यूम में, तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है वैक्यूम के लिए। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा है गुरुदेव। अरे भाई ये यही से ड्राइव हुआ है, इसको जनरल फॉर्मूला समझो। स्पेशल केस वैक्यूम में अगर निकालना हो तो वैक्यूम में ड्राइव हो जाता है। यहां तक क्लियर है क्या? आगे चलूं मैं? बताओ भाई, आगे चलूं, इस पे फॉर्मूला कराऊं या डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं? कहो कि सर एक आधा इस पे क्वेश्चन करा दो, फिर आप डायरेक्ट पीवाईक्यू करवाना तो वो भी हो जाएगा। नहीं डायरेक्ट भाई डी तो निकालना सिखाया है मैंने आप लोगों को, डी निकाल सकते हो, ई निकाल सकते हो। पोलराइजेशन निकाल सकते हो, तो बाकी करना क्या है? इंटीग्रेशन करना है ना। तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करते हैं इस पर, है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, है ना? क्वेश्चन भी अपन करेंगे। अपन कहता है charge of -9 coulomb is placed at the center of concentric spherical cell made of a dielectric material, relative permittivity 9, having inner and outer radii of 0.1 meter and 0.2 meter respectively. The total charge induced on its inner surface, जो inner surface है उस पर टोटल चार्ज कितना इंड्यूस होगा वो आपको बताना है। पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे दिया, ये भी ज्यादा दे दिया 2 मिनट। शाबाश, एक बार कैलकुलेट करके बताएं क्या होगा। ये पीवाईक्यू है जेम के, जो मैंने कराया उसी के इर्द-गिर्द कहानी घूमेगी। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। डीपीपी लगाओ भाई, जो क्लास में क्वेश्चन डिस्कस होते हैं वो करो, डीपीपी लगाओ, है ना? क्या हम पोलराइजेशन निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें द टोटल चार्ज इंड्यूस ऑन इट्स इनर सरफेस पे जो टोटल चार्ज इंड्यूस हुआ वो निकालना है। तो क्या हम पोलराइजेशन निकाल सकते हैं? 2 तरीके से इसको किया जा सकता है, दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा तो हम पोलराइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं, फिर पोलराइजेशन से हम चीजें निकाल सकते हैं। तो बेसिकली पोलराइजेशन हमें कैलकुलेट करना होगा, तभी हम बाउंड चार्ज निकाल पाएंगे, नहीं हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। एक बच्चे का कहना है कि सर आंसर 8 आया है, वो बहुत बढ़िया, मैंने आप लोगों को एक गलत दे दिया, मल्टीपल चॉइस नहीं है भैया, है ना? मल्टीपल चॉइस नहीं है, इसमें फिल करना था। चलो कोई बात नहीं, इसको स्टॉप करके मैं वैसे दे देता हूँ। इंटीजर टाइप है, ठीक है भाई, 1 मिनट का टाइम लो। इंटीजर टाइप है, जिसने सबमिट कर देना, जिसने सोल्व कर लिया है
जिसने सोल्व कर लिया है वो सबमिट कर देना इंटीजर टाइप को, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता क्या है, ए चार्ज ऑफ -9 कूलम, चार्ज कितना है हमारे पास, चार्ज कितना है -9 कूलम, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। ये एक्सट्रीनियस चार्ज है जो बाहर से दिया गया है, -9 कूलम, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल मेड ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन r की वैल्यू हमें दे रखी है 9, हैविंग इनर एंड आउटर रेडियस 0.1 एंड 0.2, यानी ये हमारे पास रेडियस है। आगे बात करते हैं रिस्पेक्टिवली द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इट्स इनर सरफेस। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालना क्या होगा, हमें क्या निकालना होगा, हमारे पास स्फेरिकल सेल है, हमारे पास क्या है, सेल है, सेल है हमारे पास इस तरीके से, ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है भाई, ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल सेल है। इनर रेडियस इसका कुछ ना कुछ होगा, दैट इज द ए, इनर रेडियस ए माना, आउटर रेडियस बी माना। अब क्या कहता है, द चार्ज -q प्लेस एट द सेंटर ऑफ द कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, यहां पर चार्ज रख दिया -q, ठीक है ना। हम मान लेते हैं यहां पर अपन चार्ज कितना रख देते हैं, q ही रख देते हैं, q की वैल्यू जो भी होगी वो आगे पर पुट कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगी, पर वैसे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, -q, चलो -q रख देते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हमारे पास चार्ज ऑफ -9 कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल मेड ऑफ ए लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है भाई। अच्छा जी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से ये स्फेरिकल सेल बना हुआ है, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज द 9। एप्सिलॉन r बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बोलते हैं, हैविंग इनर एंड आउटर रेडियस 0.1 एंड 0.2 मीटर रिस्पेक्टिवली द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस। इनर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना इंड्यूस होगा, तो मुझे एक बात बताओ, इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, ये हमारे पास हो गया कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, d की डायरेक्शन क्या होगी यही, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी यही, तो हम क्या लगाएंगे, गॉस लॉ फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी d डॉट ds किसके बराबर रखेंगे हम, q फ्री के बराबर रखेंगे, जो फ्री चार्ज है हमारे पास। फ्री चार्ज कैसा है, नेगेटिव है हमारे पास, कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, dd cos 0, cos 0 ये हमारे पास बेसिकली बन गया -q, ठीक है, -q कितना है, -9, चलो -q रख देते हैं, माइनस लिख देते हैं ना यार, -9 कूलम जो चार्ज है, ठीक है, -9 कूलम, तो d बाहर आ गया इनटू में एरिया, -9 सीधा सीधा लिख रहा हूं, एरिया ये कंप्लीट एरिया कितना बनेगा, 4 पाई r स्क्वायर, तो d इनटू में 4 पाई r स्क्वायर, ये -9 के बराबर आया, यानी अगर हम बात करें यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीधा सीधा हमारे पास क्या बना, ये बना -9 डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दैट इज द वेक्टर फॉर्म, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, d बाई एप्सिलॉन, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, यहां से बात करें तो -9 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू में r स्क्वायर r कैप, यहां दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट। आगे भी ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें निकालना पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कैसे निकालते हैं, पोलराइजेशन किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट चाई इनटू में ई, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी निकाला, तो ये हमारे पास कितना है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r -1 इनटू में ई, अरे चाई की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस चाई किसके बराबर होता है, याद करो, एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो हमारे पास यहां से पोलराइजेशन की वैल्यू कितनी आ गई, अगर पोलराइजेशन की वैल्यू की बात करें तो आगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r -1 इनटू में -9, ऐसे लिख लो 9 माइनस ऑफ r कैप, ठीक है, नेगेटिव इसके साथ ले आया, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू में r स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो पोलराइजेशन जो आया हमारे पास वो क्या आया, एप्सिलॉन r -1 डिवाइडेड बाय इनटू में 9 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इनटू में माइनस ऑफ r कैप, दैट इज द पोलराइजेशन। ये हमारे पास पोलराइजेशन आया, क्या है पोलराइजेशन। अगर पोलराइजेशन आ गया तो हमें इनर बाउंड पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है भाई, तो यहां से दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला ये है, ठीक है, सिग्मा बी कहां निकालनी है, r बराबर a पर, तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर p डॉट n कैप, n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर हम पोलराइजेशन की डायरेक्शन की बात करें, इनर सरफेस पर पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या आई, ये आई है जब हमने इसको सोल्व किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या आई, एक्चुअल में जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन सब चीजों की जो डायरेक्शन आई वो क्या आई, वो इस पर ध्यान से देखो ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। ये स्फेरिकल सेल था, डायग्राम बनाता हूं तो थोड़ी और क्लियरिटी होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल सेल है बच्चों, ठीक है। इनर रेडियस क्या है, ये हमारे पास a है, आउटर रेडियस b है, यहां पर -9 कूलम चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा ना भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी ना, नेगेटिव। तो यहां पर हमने निकाला कितनी दूरी पर निकाला, r दूरी पर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ये डायरेक्शन क्या बनेगी, r कैप, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या आई, ये आई, दैट इज द d। पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या आई, ये आई हमारे पास, ये आई, दैट इज द p। डिस्प्लेसमेंट और पोलराइजेशन इधर ही आया, यानी p की वैल्यू क्या आई, ये आई हमारे पास एप्सिलॉन r -1, ठीक है, 9/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर
इनटू में माइनस ऑफ आर कैप के अपोजिट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, यही आई जब हमने कैलकुलेट किया था, यानी डी। तो जब हमने डी निकाला तो डी की वैल्यू यही आई थी हमारे पास 9/4 पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर कैप, यानी अंदर की तरफ। अब सरफेस पर निकालना है, इंटरनल सरफेस पे, यानी यहां पर निकालना है। तो मुझे बात बताओ, अंदर वाला सरफेस है तो एन की डायरेक्शन क्या बनेगी, यही बनेगी, और पी की डायरेक्शन भी क्या है, यही है। अरे दोनों सेम डायरेक्शन में है, एन और पी है कि नहीं, बिल्कुल है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, सिग्मा आर बराबर कहां पे, ए पर, तो हमारे पास पी डॉट क्या था हमारे पास, पी डॉट एन कैप, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, पी इंटू में 1 इंटू में कोस 0। तो हमारे पास सिग्मा आर बराबर ए पर, ये वैल्यू कितनी आ गई, आगे पी, ठीक है, यानी पी के बराबर कहां पर, आर बराबर, तो आर बराबर ए पर हमारे पास ये कितनी आई, एप्सिलॉन आर माइनस 1, ठीक है, एप्सिलॉन आर माइनस 1 9/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू में ए स्क्वायर, ये आ गया। अब मुझे ये हमारे पास पोलराइजेशन है, ठीक है, पोलराइजेशन सब कुछ कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एक समान चार्जेस पर फैलेगा। अगर मैं बात करूं तो यानी बाउंड चार्ज की अगर मैं बात करूं तो सिग्मा बाउंड चार्ज इनर सरफेस पर यानी कितना होगा, यानी क्यूबी, अंदर वाले सरफेस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे बताओगे, सिग्मा इंटू में डी, सिग्मा तो कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट है हमारे पास, तो डी भाई अंदर वाले सरफेस पे है ना, तो हम सीधा सीधा लिख देता हूं क्यूबी एट आर बराबर ए पर, तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा इंटू में एरिया, सिग्मा हमारे पास क्या एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर ए स्क्वायर इंटू में 4 पाई ए स्क्वायर एरिया, 4 पाई से 4 पाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया, यानी बाउंड चार्ज जो है वो कितना होगा, क्यूबी आर बराबर ए पर, तो वो कितना आया हमारे पास, वो आया एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे रखी है हमें, 9 दे रखी है, तो ये 9 माइनस 1 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 9, 9 से 9 करिए 8 आ गया, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो अंदर वाली सरफेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बताओगे हमारे पास, ठीक है, क्लियर है ना, 8 आ जाएगा, सभी को समझ में आया। हाँ, गोज लॉ पोलराइजेशन इसलिए बताया था, एक तो ये दूसरा हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, दूसरा मेथड हम क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं पी डॉट डीएस किसके बराबर, माइनस ऑफ क्यूबी यानी बाउंड चार्ज के बराबर, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर देखो ये रहा, तो गोज लॉ फॉर पोलराइजेशन लगा सकते हैं, गोज लॉ फॉर पोलराइजेशन भी लगाकर आप निकाल सकते हो। कहो तो वैसे करके दिखाऊं, वैसे करके दिखाऊं, चलो भाई है ना, अब हम गोज लॉ फॉर पोलराइजेशन से करते हैं इसको, अनदर है ना, अनदर मेथड लिख देता हूं ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए कि भाई दोनों से आप निकाल सकते हो, बस आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि कैसे निकालें। जैसे कि हमारे पास स्फेरिकल सेल था भाई, हमारे पास क्या था बच्चों, दैट इज द स्फेरिकल सेल, इनर ये हमारे पास है, इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी है कि नहीं है, बिल्कुल है, इनर और आउटर रेडियस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है 9 हमें गिवन, हमने क्या निकाला, पोलराइजेशन निकाला भाई, ये रहा हमारे पास, एरिया वेक्टर क्या है, ये है डीएस, और पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो डायरेक्ट लिख देता हूं है ना, पी डॉट डीएस किसके बराबर, माइनस ऑफ क्यूब यानी बाउंड चार्ज हमें निकालना है। तो मुझे एक बार बताओ, पी और डीएस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आ गया पी डीएस कोस 180 किसके बराबर, माइनस ऑफ क्यूब, ये आ गया भाई, तो हमारे पास कितना आ गया, पी लिख लो यार इसको, या फिर ऐसे लिख लो, प्रॉपर तरीके से लिखना चाहो तो ये लिखो, फिर पी एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर कैप डॉट आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये बनेगा, और आर कैप किसके बराबर, माइनस ऑफ क्यूबी के बराबर, सरफेस इंटीग्रल है, ये आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया भाई, आर फिक्स भी है बाहर आ जाएगा, यानी एप्सिलॉन आर माइनस 1 9 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर बाहर आ गया, ठीक है हमारे पास, ठीक है भाई। अब देखो एक माइनस साइन ये रहा, एक माइनस साइन रहा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा हमारे पास, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना, ये बचा साइन थीटा डी थीटा, अरे दो बार इंटीग्रेशन आएगा सरफेस है ना, ये पाई की वैल्यू हमारे पास 0 से 2 पाई और थीटा की वैल्यू 0 से पाई, दो बार इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये आया हमारे पास डी फाई 0 से 2 पाई इसके बराबर क्यूबी, अरे एक नेगेटिव ये रहा, एक नेगेटिव ये रहा, कट गया, ये आया एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर साइन थीटा की वैल्यू 2 इंटू में 2 पाई इसके बराबर क्यूबी, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो क्यूबी कितना आ गया यार, एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, तो कितना आ गया 9 माइनस 1 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 9, तो क्यूबी की वैल्यू आ गई 8। हाँ कैसे भी कर सकते हो, पी डॉट वाले से भी कर सकते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस से आइडिया हो गया कैसे होगा, ठीक है। तो ये सवाल, ये कितनी वैल्यू आनी चाहिए थी, 8 है ना, तो किस किसने 8 दिया है भाई, ये रहा हमारे पास 94% बच्चों ने, मुस्कान, हर्षदीप और अंशुल, टॉप 3 हमारे पास ये है भाई। चलो अगला सवाल आप लोगों के लिए कहता है, एट द प्लेनर इंटरफेस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी एंड पोलराइजेशन पी इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है, ठीक है, 1 मिनट का टाइम है भाई। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बोथ डी एंड पी आर कंटीन्यूअस, के नॉर्मल कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के और पोलराइजेशन के कंटिन्यू होते हैं, बताओ भाई, ठीक है, कंटिन्यू मतलब कोई चेंज ना एक तरीके से है ना, कोई बदलाव हमें चेंजेस देखने को ना मिले। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बोथ डी एंड ई आर डिसकंटिन्यूअस, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी इज कंटिन्यूअस एंड दैट ऑफ पी इज डिसकंटिन्यूअस, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई एंड पी आर कंटिन्यूअस, ना ए ऑप्शन ठीक है ना डी ऑप्शन ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट तो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बोथ डी एंड ई आर डिसकंटिन्यूअस, बिल्कुल, तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। Normal component of P is, normal component of D is continuous and that of P is discontinuous, ठीक है। अभी कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है, बताओ भाई, शाबाश, क्या हम बता सकते हैं इसमें
है ना। मुझे एक बात बताओ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो कौन से कंपोनेंट में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं भाई? जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो बताओ। ठीक है, देखो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, नॉर्मल, हाँ अब ध्यान से देखना, एट द प्लेनर इंटरफेस टू डाइलेक्ट्रिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी एंड पोलराइजेशन पी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी? बताओ मुझे। कोई फ्री चार्ज डेंसिटी, अगर फ्री चार्ज डेंसिटी अगर नहीं दे रखी हो तो, अगर हमारे पास फ्री चार्ज डेंसिटी नहीं दे रखी हो तो D2 परपेंडिकुलर D1 परपेंडिकुलर बराबर होते हैं कि नहीं? अगर सिग्मा F फ्री 0 है तो बताओ। तो ये तो क्या बन गया, नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो गया? कंटीन्यूअस हो गया। नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास क्या हो गया? कंटीन्यूअस हो गया, है ना। लेकिन क्या जो P2 परपेंडिकुलर P1 परपेंडिकुलर क्या 0 के बराबर होता है? ये हम क्या लिखते हैं? बाउंड चार्ज। मुझे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो पोलराइजेशन होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोलराइजेशन होगा कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, P2 एंड P1। अगर सिग्मा फ्री है तो ये बराबर हो सकता है, लेकिन पोलराइजेशन अलग अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होगी दोनों मीडियम की। तो यानी नॉर्मल कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ दे नहीं रखा, सिग्मा फ्री मान लो 0 मान लो ना भाई, 0 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दे नहीं देता, कुछ नहीं दे रखा तो 0। तो इसका मतलब जो नॉर्मल कंपोनेंट है डी का वो तो कंटीन्यूअस है, बराबर है, लेकिन हमारे पास जो पोलराइजेशन है वो डिसकंटीन्यूअस है नॉर्मल। तो यानी अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी इज डिसकंटीन्यूअस एंड दैट ऑफ पी इज ये क्या बोल दिया मैं? पी इज डिसकंटीन्यूअस। यार इसमें मुझे स्टेटमेंट में डाउट लग रहा है भाई। देखो एक बार मैं स्टेटमेंट देख लेते हैं इसको क्या है, फिर उसके बारे में बात करेंगे ना। इसमें यार डाउट है, स्टेटमेंट में डाउट है ना, डाउट में डाल देते हैं इसको। अगली बार देखेंगे, एक बार मैं चेक कर लूंगा स्टेटमेंट को। अगर नहीं तो अगर मैं बात करूंगा ये भी तो एक बार स्टेटमेंट और देख लेते हैं, बाकी कोई हो जाए तो इसको डाउट में रख देते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो अगला सवाल ये रहा 2022 का, चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस। इसको अपन डाउट में रख दे रहे भाई। एक बार अगली कल अपनी जो क्लास होगी तो उसमें इसको एक बार देख लूंगा। एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं कि ऑप्शन सी दोनों के दोनों ठीक, ये सारे ऑप्शन ठीक दे रखे कि नहीं दे रखे। कहीं ऑप्शन में एक में भी कोई इंटरचेंज हो जाएगा तो ऑप्शन बदल जाएगा, आप समझ रहे हो? फिर उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे, उसको देख लेते हैं बाकी। ठीक है, ऑप्शन बदल जाएगा। कहता है ए चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस ए इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज 2 देन द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्फीयर टू दैट स्टोर्ड आउटसाइड इज 1 डेसिमल तक आपको ये बताना है। चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस ए इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस देन द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर जो स्टोर होगा वो कितना होगा और स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो कितना होगा, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से इसका ऑप्शन इसका मैं वो दे देता हूं, क्या कहते हैं, इंटीजर टाइप का। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दिया, थोड़ा सा सोचो विचारो, इसको करो, कैसे करोगे उस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा रख लेते हैं बच्चे, है ना। आप ये तो डिसकंटीन्यूअस होना चाहिए ना भाई। उसमें क्या बोल रखा है? कंटीन्यूअस बोल रहा है, क्या बोल रहा है यार उस ऑप्शन में? ये हमारे पास डिसकंटीन्यूअस होना चाहिए। हाँ सही तो है, ऑप्शन सी ठीक है इसका यार, ऑप्शन सी ठीक है इसका। मुझे ये कंटीन्यूअस दिखाई दिया पी, मगर पी कैसे कंटीन्यूअस हो जाएगा? ऑप्शन ठीक है इसका सी में, है ना, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट है, D2 परपेंडिकुलर D1 परपेंडिकुलर तो हमारे पास सेम हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट तो कंटीन्यूअस हो गया, लेकिन P2 परपेंडिकुलर माइनस P1 परपेंडिकुलर, क्योंकि पोलराइजेशन होगा ही होगा, अलग अलग मीडियम है तो अलग अलग मीडियम है तो उसमें पोलराइजेशन हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पोलराइजेशन होगा तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी डिसकंटिन्यूटी हमें एक तरीके से पोलराइजेशन में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक कर लेना ना। मुझे यार कंटीन्यूअस दिखाई दिया कि ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है। मैं यार ये क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना, मगर कहीं ऑप्शन में लिखते वक्त कोई एरर तो नहीं हो गया? ठीक है, क्लियर है ना, ये समझ में आया मुझे यार। ये कंटीन्यूअस दिखाई दिया, मैं मैंने कहीं गड़बड़ कर दी होगी, मुझे यार ये तो पी तो होने नहीं चाहिए। चलो ठीक है, हो गया ये भी। इसको करो इतने, इसको करो। अभी एक बच्चे का कमेंट आया जब मैंने देखा पी इज डिसकंटीन्यूअस लिखा हुआ था, फिर मैंने ध्यान आया, मैं एक बार चेक कर लेते। 0.1 आया, अमन का 0.1, बहुत बढ़िया बच्चों, है ना, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? पहले तो मैं आप लोगों को समझाता हूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, जो क्वेश्चन देखा वो देखो जरा, चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस। एक स्फीयर है, इसका रेडियस a है हमारे पास, इसका जो रेडियस है वो a है भाई, इसका जो रेडियस है वो a है और इसके अंदर चार्ज को एक समान फैला दिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, टोटल चार्ज कितना दिया गया, जो बाहर से दिया q, और सिग्मा क्या है हमारे पास, सॉरी रो हमारे पास कांस्टेंट है, यानी 3q/4πr की पावर a की पावर 3, ये हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये कैसा है, कांस्टेंट है। क्लियर है? तो अब इसके अंदर क्या कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कि स्फेरिकल सेल के अंदर कितनी स्टोर होगी और स्फेरिकल सेल से बाहर कितनी स्टोर होगी। तो मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको टोटल, इसको बनाते वक्त जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हुई है, अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा d.e अलग अलग मीडियम के अंदर इनटू में इंटीग्रेशन d2, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, होल स्पेस का। अगर टोटल ये है, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। टोटल ये हमारे पास क्या है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये जो सिस्टम इसकी टोटल है। लेकिन आपको निकालनी क्या है, केवल इनसाइड कितनी परसेंट है, तो आपको यानी हम निकाल रहे हैं टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक या ऐसे लिखो, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड
stored inside the sphere, stored inside the sphere. स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी? तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? जिस रीजन में आपको एनर्जी स्टोर निकालनी है उस रीजन का इंटीग्रेशन 0 से r, और उस रीजन में d डॉट e और d टॉ 0 से आ रही है ये इतनी, यानी इंटीग्रेशन कहां से करना था? 0 से इनफाइनाइट करते, यानी इस सेंटर से लेके इंफिनिटी तक करते तो ये टोटल आ जाती, लेकिन हमें निकालनी है कि इस स्फेरिकल सेल में कितनी प्रेजेंट है, तो 0 से r करेंगे। सॉरी, इस सॉलिड स्फीयर में कितनी प्रेजेंट है, तो 0 से r करेंगे। तो जितने रीजन में निकालनी है वहां तक हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। आगे कभी और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाएंगे इस बात को, यहां से ये बात समझ आ गई होगी। अब कमाल की बात ये है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए इनसाइड और आउटसाइड। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अगर मैं बात करूं तो टोटल चार्ज कितना है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r का है कि नहीं है। आउटसाइड अगर मैं d की बात करूं तो d कितना होगा भाई, आउटसाइड ये वैक्यूम है ना, बाहर तो हमारे पास वैक्यूम है, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो हमारे पास d कितना हो जाएगा बताओ, d एप्सिलॉन नॉट इनटू में e, यही आ जाएगा, यानी आउटसाइड आएगा कि नहीं आएगा। तो आउटसाइड अगर मैं d लिखना चाहूं तो आउटसाइड d कितना है हमारे पास, सीधा फॉर्मूले से कितना आया भाई, ये आ गया q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर r कैप, दैट इज द आउटसाइड। अरे भाई आउटसाइड d किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन ऑफ e आउटसाइड होगा कि नहीं होगा, तो यानी d आउटसाइड को अपन क्या लिख सकते हैं सीधा, एप्सिलॉन नॉट e आउटसाइड, और एप्सिलॉन नॉट अभी हमने निकाला, तो आउटसाइड d हमारे पास आ गया, कितना है q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर r कैप। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इनसाइड चाहिए और आउटसाइड चाहिए भाई, डी भी चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, हम क्या लगाएंगे, गोज लो लगाएंगे इनसाइड के लिए, आउटसाइड तो हमें पता है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यानी केस नंबर फर्स्ट आर इज लेस देन आर, हम बात कर रहे हैं कहां बात कर रहे हैं, इनसाइड अपन बातचीत कर रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और डी भी चाहिए, तो डी डॉट डी एस किसके बराबर है हमारे पास, क्यू फ्री के बराबर है भाई। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या बन गया, गोजियन सरफेस बन गया, ये हमारे पास डी एस, और यही हमारे पास क्या बना, डी वेक्टर। ठीक है, तो इस सरफेस के अंदर रेडियस कितना ले लिया आर, रेडियस कितना ले लिया आर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, डी डी एस कोस 0, और टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है इस गोजियन सरफेस में, इस वाले रीजन में, तो हमारे पास क्या है, चार्ज डेंसिटी रो इनटू में वॉल्यूम 4/3 पाई आर की पावर 3, तो डी बाहर आ गया इनटू में ds। ठीक है, तो रो इनटू में 4/3 पाई आर की पावर 3, तो डी इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर, तो आ गया रो इनटू में 4/3 पाई आर की पावर 3, तो 4 पाई से 4 पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, तो डी की वैल्यू हमारे पास बेसिकली कितनी आई, रो वेक्टर आर डिवाइडेड बाय 3, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनसाइड। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इनसाइड कितनी आ गई, यहां से अगर हम बात करें तो रो वेक्टर आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इनसाइड, नंबर एक बात, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया इनसाइड, तो इनसाइड एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी वो हम निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर या इनसाइड स्फीयर लिख लो, स्फीयर के अंदर नेट कितनी स्टोर्ड होगी, हम क्या लिखेंगे, हाफ 0 से r e इनसाइड d इनसाइड डॉट e इनसाइड, उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनटू में d2, ये आ गया। तो हमारे पास कितनी आई, हाफ। अब देखो वॉल्यूम इंटीग्रल है तो तीन बार इंटीग्रेशन, d डॉट e हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया भाई, यहां से आया रो स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 9 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है, इनटू में फिर हमारे पास वॉल्यूम r स्क्वायर sin थीटा d फाई dr, कहां से कहां तक, r की वैल्यू 0 से कैपिटल r, फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई, और थीटा की वैल्यू 0 से पाई, तो हमारे पास नेट, ये बोल दिया नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो सॉलिड स्फीयर में स्टोर्ड हुई है उसको u1 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, u1, तो u1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहां से रो स्क्वायर 9 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बाहर आया, r की पावर 4 dr, फिर आया sin थीटा d थीटा, फिर आया d फाई, फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई, थीटा की वैल्यू 0 से पाई, और ये 0 से r, तो u1 की वैल्यू आ गई हमारे पास रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। अब रो की वैल्यू कितनी थी भाई, 3 यानी 9 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 पाई स्क्वायर r a की पावर 6, रेडियस हमें दे रखा है। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट दिस द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अच्छा इनसाइड और आउटसाइड, आउटसाइड। ठीक है, रेडियस अपन कितना ले रहे हैं, इसका रेडियस कितना लिया हमने, a लिया है ना, तो ये आ गया a, तो हम a ले रहे हैं ना, रेडियस कितना ले रहे हैं बच्चों, a ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, 0 से a, जो रेडियस होगा वो 0 से a, तो यहां पर भी हम क्या, पर भी हम क्या लिखेंगे, 0 से a, ये तो इनसाइड आ गया, तो ये हम यहां पर लिखेंगे 0 से a, 0 से a,
इनटू में a की पावर 5/5 इनटू में पाई इनटू में 2 पाई आ गया। तुम समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात को। आउटसाइड भी हमें उसी तरीके से निकाल लो यार। बताओ मैंने क्या